हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? तो ये जो वीडियो लेक्चर्स आपको अगर पसंद आ रहे हो तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाले वीडियो लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये बेसिक्स ऑफ सिविल बुक जो है आप ये परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये आपको जो बाकी डाउट्स आपके रहेंगे वो सारे इसमें से आपको क्लियर हो जाएंगे। अमेजन पे खान सर अलवर के नाम से आप इसे सर्च करके परचेज कर सकते हैं। और कई बार जो है नए लोग भी जुड़ते हैं तो कई बार वो पूछते हैं कमेंट्स में कि ये कौन सर है, तो माई सेल्फ राशिद खान फ्रॉम अलवर। इस सिविल यूट्यूब चैनल पर मैं आपको जो है वीडियो क्लासेज जो है लगा रहा हूं। तो अभी पिछले लेक्चर्स में हमने बात कर लिया था कि टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी या टाउ बी लेस देन टाउ सी। तो केस फर्स्ट हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया था कि इफ टाउ बी लेस देन टाउ सी, तो अपन ने देखा था कि मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट आर प्रोवाइडेड। अपन ने देखा था जरूरत नहीं थी, फिर भी आईएएस 456/2000 ने कहा था कि मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। केस सेकंड फिर हमने देखा था इफ टाउ सी ग्रेटर देन टाउ बी। तो आपने देखा था टाउ सी, ये मैं पहले बात कर चुका हूं, ये पिछले वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो डिजाइन शियर रिइंफोर्समेंट आर रिक्वायर्ड, ये आपको शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करना पड़ेगा। उसे तीन तरह से आप डाल सकते हो। कौन कौन सी तरह से? वर्टिकल स्टीरअप्स के रूप में, कैसे? इंक्लाइंड स्टीरअप्स के रूप में और बेंट अप बार्स के रूप में। अपन ने देख लिया था वर्टिकल स्टीरअप्स की में जो है मैक्सिमम स्पेसिंग कितना रखेंगे, इंक्लाइंड का कितना रखेंगे, बेंट अप से क्या, वो सब पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ के साथ अगर आप नए जुड़े हैं तो डेफिनेटली पिछले वीडियो लेक्चर देखकर ही ये क्लासें लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अब मैंने देखा कि टाउसी क्या है। बेसिकली मैं यहाँ टाउबी और टाउसी पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ रहा हूँ कि टाउसी है क्या। तो टाउसी को पहले अपन परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली टाउसी वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, टाउसी जो है परमिसिबल शियर स्ट्रेस है। परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो आपने देखा था कि उसकी रजिस्टिंग कैपेसिटी थी कंक्रीट के सेक्शन की, कंक्रीट का सेक्शन और जो थ्रो बार लगे हुए थे उनके द्वारा शियर को कितना रजिस्ट किया जा रहा था बिना शियर रिइंफोर्समेंट के। टाउ भी आपने देख ही लिया था, नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो उसकी रजिस्टिंग कैपेसिटी थी। तो ये आपने देख लिए थे पिछले वीडियो लेक्चर में भी। अब आप ये देख रहे हैं कि टाउ सी किस तरह से कैलकुलेट करने वाले थे। ये कहता है टाउ सी कैलकुलेट करने के लिए 100 AST अपॉन BD, 100 AST अपॉन क्या है? BD। और ये जो वैल्यू है आप ये देखोगे AST एरिया ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील mm स्क्वायर अपॉन BMM में, DBMM में, तो mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कट जाएगा तो ये वैल्यू परसेंट में निकल कर आती है। अभी ये डायरेक्टली वैल्यू नहीं है जो आपकी निकल कर आ रही है, ये वैल्यू परसेंटेज में आपका कैलकुलेट होके आ जाती है। इससे टाउसी कैलकुलेट करने के लिए आपको पेज नंबर आईएएस 456/2000 के पेज नंबर 73 पर एक टेबल दे रखी है आपको, जिसकी सहायता से आप टाउसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो जो टाउसी आपका पेज नंबर 73 से निकलकर आ जाएगी। बेसिकली मैं देखूं तो यहाँ मुझे वो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब मैं डिजाइन करता हूं तो मेरे को ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर मैंने देखा नॉमिनल शियर स्ट्रेस। नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या थी? मैंने कल भी बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो उसके ऊपर डेवलप हो रही है। तो डेवलप हो रही है तो कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस मुझे पता है फोर्स अपॉन एरिया, टोटल कितना फोर्स उसके ऊपर आ रहा है, अपॉन कंक्रीट का क्रॉस सेक्शन एरिया B अपॉन D, आपका B इफेक्टिव दैट तो BU अपॉन BD से मैंने नॉमिनल शियर स्ट्रेस आपका निकाल लिया। अब आपने देखा कि मैंने मान लो आपको बोला कि टाउसी जो मेरी है, टाउसी मान लो मेरा निकल के आ गया कि 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और टाउ भी मान लो मेरा निकल के आ गया कि 2.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। या मैं पहले कहता कि मैं ये कहता कि मान लो टाउ भी मेरा 0.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल कर आ गया। तो आपने देखा कि रजिस्टिंग ज्यादा है और डेवलप होने वाली की जो है वैल्यू कम है। तो पहला केस बनता, मैंने देखा इसके अंदर कोई शियर रिइंफोर्समेंट लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो कंक्रीट का जो सेक्शन था, कंक्रीट जो है और जो उसमें सरिया लगा रखा है, नॉमिनल शियर जो आपका जो रिइंफोर्समेंट लगा रखा वही मिलकर आपका उस शियर को रजिस्ट
कर लेगा, तो केवल 456/2000 के अनुसार जो है मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देता हूं। लेकिन अभी मैं कहता कि ये वैल्यू मान लो निकल के आ जाती 2.9, तो देख रहे हो आप सेकंड केस बढ़ रहा है कि भाई टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी, मतलब जो डिजाइनिंग जो है आपका टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी। तो आप ये देख रहे हैं कि जो डिजाइनिंग जो आपका जो रजिस्ट करने वाली कैपेसिटी थी वो तो कम थी, जो डेवलप होने वाली क्योंकि रजिस्टिंग कैपेसिटी तो ये है और डेवलप होने वाली ये है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि शेयर रिइंफोर्समेंट में प्रोवाइड करता हूं। अब कैसे करूं, मैं कितने के लिए डिजाइन करूं, तो आप ये देखोगे कि 2.9 न्यूटन आ रही है। आप 2.9 के लिए थोड़ी डेवलप करोगे भाई, आप जो डिजाइन करोगे 2.9 के लिए थोड़ी करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि 1.2 न्यूटन पर एनएम स्क्वायर तो मेरा जो कंक्रीट का सेक्शन था और उसमें जो लॉन्गिट्यूडिनल बार्स लगे थे उन्हीं के द्वारा रजिस्ट कर लिया गया। तो कितनी डिजाइन शेयर स्ट्रेस आपको चाहिएगी, तो एक तरह से आपने देखा कि 2.9 डेवलप हो रही है, 1.2 उसके ऊपर ऑलरेडी रजिस्टिंग उसकी खुद की है, तो डिजाइन शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो टाउ बी माइनस टाउ सी के बराबर होगी। अगर इस केस में देखता है एक तरह से, तो 2.9 में से 1.2 आप घटा देते तो लगभग आपका कितना बचता, 1.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बच जाता। मतलब आप 1.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर शेयर स्ट्रेस के लिए उस कंक्रीट के सेक्शन को डिजाइन करने वाले। फिर मैंने देखा डिजाइन शेयर फोर्स कितना होगा, जैसे डिजाइन शेयर स्ट्रेस निकाला वैसे डिजाइन शेयर फोर्स। तो डिजाइन शेयर फोर्स जो है VUS से रिप्रेजेंट करता हूं, तो VUS बराबर आपका हो जाएगा VU मुझे पता ही है अल्टीमेट शेयर फोर्स था, जितना टोटल शेयर फोर्स है माइनस टाउ सी BD। अब आप देख रहे हो डिजाइन शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया, तो जो डिजाइन जो रजिस्ट होने वाला शेयर फोर्स है वो आपका ये निकल के आ जाएगा। तो मान लो मैं ये कहता हूं 500 टोटल आ रहा था, उसके ऊपर टोटल शेयर फोर्स कितना आ रहा था 500। अब मैं कहता हूं कि जो कंक्रीट का सेक्शन है, जो बिना शेयर रिइंफोर्समेंट के कंक्रीट का सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल 200 रजिस्ट कर लेते हैं, तो आपने देखा कि 500 में से 200 घटा देंगे तो एक तरह से 300 किलोन्यूटन शेयर फोर्स के लिए आपको जो है कंक्रीट का सेक्शन डिजाइन करना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता रहता है कि बताइए डिजाइन शेयर स्ट्रेस कितना आपका होगा कंक्रीट में, तो टाउ बी माइनस टाउ सी के बराबर होगा। वो कहता है डिजाइन शेयर फोर्स बताइए, तो VUS बराबर VU माइनस टाउ सी BD आपका निकल कर आ जाएगा। अब ये कहता है कि मैंने कल आपसे बात कर लिया था कि मैं 3 फॉर्म में 3 तरह से जो है शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूं, वर्टिकल शेयर रिइंफोर्समेंट, इंक्लाइंड शेयर रिइंफोर्समेंट और बेंट अप बार। इनकी स्पेसिंग्स वगैरह पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिया था। तो वर्टिकल के लिए क्या निकल के आएगा, VUS अल्टीमेट शेयर जो डिजाइन शेयर फोर्स बराबर 0.87 सिग्मा y ASBD अपॉन SB। सीधा IS 456/2000 ने रिकमेंडेशंस कर रखे हैं भाई ये फॉर्मूले आप लोगे IS 456 में, जिन फॉर्मूले तीनों ही फॉर्मूले IS 456/2000 में मेंशन कर रखे कि भाई VUS पर 0.87 सिग्मा y ASB अपॉन इनटू D अपॉन SB। अब क्या क्या है देखो, आप VUS में यहां से निकाल लूंगा, 0.87 सिग्मा y ग्रेड ऑफ स्टील है, मैं पहली बात कर चुका हूं ग्रेड ऑफ स्टील जो है 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ASB भी मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं कि ASB आपका π/4d² तो आना ही है। अगर मैं कहता हूं 2 लाख स्टीरअप है तो 2 से गुणा कर दोगे, मैं कहता हूं 4 लाख स्टीरअप है तो 4 से गुणा कर दोगे। इसके बारे में सब अपन पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने देखा इनटू D इफेक्टिव डेप्थ है, तो मैंने देखा ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है और मैं ये भी निकाल सकता हूं और D इफेक्टिव डेप्थ है, तो सब कुछ जब मैं करूंगा तो यहां से SB निकल कर आ जाएंगे। तो SB बराबर 0.87 सिग्मा y ASB अपॉन VS से कि कितना स्पेसिंग मैं उन स्टील रिइंफोर्समेंट के मध्य रख सकता हूं या कितना स्पेसिंग मेरे को रखनी है, तो ये इंक्लाइन जो है वर्टिकल स्टेज के निकल कर आए। ऐसे मैंने सेम टू सेम इंक्लाइन शेयर रिइंफोर्समेंट के लिए देखा कि इंक्लाइन शेयर रिइंफोर्समेंट के लिए क्या होगा, तो इसने कहा VUS बराबर 0.87 सिग्मा y ASB अपॉन SB, लगभग यही फॉर्मूला है और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा।
इंक्लाइंड शियर अल्फा क्या, अब मैंने देखा सिग्मा वाई ग्रेड ऑफ स्टील, एएसबी वही 2 लेग 4 लेग का एरिया, डी इफेक्टिव डेप्थ, एसबी स्पेसिंग, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पर, कितने डिग्री पर वो बैंड करके या कितने डिग्री पे इंक्लाइंड करके उनको लगाया गया है, वो अल्फा को रिप्रेजेंट करता है। बेंटा बार में VUS बराबर 0.87 सिग्मा वाई एएसबी इंटू साइन अल्फा आपका हो जाएगा। तो अपन ने देख लिया कि किस तरह से मैं शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाला हूं, किस तरह। अब मैं बात करता हूं आपसे कि जो आपने शियर रिइंफोर्समेंट आपने देख लिया, डिजाइन कर लिया आपने, स्पेसिंग वगैरह निकाल ली, तो किस तरह से स्पेसिंग्स में उनकी रखने वाला हूं। देखो ये जो फिगर है ये आपने ऐसे में पढ़ा होगा, ऐसे में आपने पढ़ा होगा कि बीम है जिसके ऊपर यूडीएल लोड आपका लगा हुआ है, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा कि भाई यूनिफॉर्मली। तो आपकी जो बीम्स है, जो आपकी स्ट्रक्चर है, यूडीएल टाइप का लोड उसके ऊपर लगा हुआ है, तो क्योंकि यूडीएल टाइप के लोड पे स्लैब वगैरह के लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो आर ए WL/2 आर बी WL/2 ये आपने खूब पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए जो सपोर्ट रिएक्शन है टोटल आर ए प्लस आर बी में टोटल कोड कितना लोड आ रहा होगा, आर ए प्लस आर बी बराबर WL आ रहा होगा। दोनों सपोर्टों पर आधा आधा लोड्स आपका चला जाएगा। तो मैंने देखा कि ये आपसे एसएमसी में पूछता रहता है, जब स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकल पढ़ते हैं मैक्सिमम शियर फोर्स बताइए भाई कहां पर होता है, हमेशा मैक्सिमम शियर फोर्स हमेशा सपोर्ट्स पर होता है। जो सपोर्ट रिएक्शन होती है वही मैक्सिमम शियर फोर्स आपका होता है। तो आपने देखा सपोर्ट रिएक्शन WL/2 है, तो आप कहोगे कि इस बीम में, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम शियर फोर्स WL/2 है। और भी कैसे भी लोड लगा लीजिएगा, जो सपोर्ट रिएक्शन निकल के आते हैं वही मैक्सिमम शियर फोर्स होती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सिंपली सपोर्टेड बीम्स में जो मैक्सिमम शियर फोर्स है वो उसके सपोर्ट्स पर निकल कर आएगा। जब मैं इसका जो है ऐसे भी डायग्राम बढ़ाता हूं तो मैंने देखा कि ये यहाँ पर WL/2 जाने के बाद यूडीएल का इंक्लाइंड आता है, ये सब ऐसे में पढ़ते हैं आप। तो आपने देखा कि सेंटर पर आकर जो टोटल अगर इसका स्पान L था, अगर मैं कहूं कि इस बीम का टोटल स्पान L है, तो ये L/2 पर इसके सेंटर पर जो है शियर फोर्स 0 हो जाता है, मतलब कोई शियर फोर्स डेवलप नहीं होता है। अब आप ये देखें कि स्टीरअप्स कैसे लगाए भाई, स्टीरअप्स तो आप शियर के लिए डिजाइन किया था, यहां पर बिल्कुल जो है शियर फोर्स बिल्कुल 0 हो गया। तो दो तरह से वो यूज करता है। कई बार तो वो क्या करता है कि एक ही डाया का सरिया लेगा, वो कहता है नहीं भाई मुझे तो 10 mm की स्टीरअप्स लगानी है, या वो कहता है मुझे तो 8 mm की स्टीरअप्स लगानी। तो अब आप ये देख रहे हो कि जब आप 8 mm की स्टीरअप्स लगाना चाहते हैं तो आपका जो सपोर्ट है उसमें तो बहुत ज्यादा शियर फोर्स था, और जो बिल्कुल सेंटर है उसमें शियर फोर्स है ही नहीं। अब आप 8 की स्टीरअप्स लगाना चाहते हो तो कंफर्म है कि जहां पर शियर फोर्स ज्यादा है वहां ज्यादा आपको स्टीरअप्स लगानी पड़ेगी। तो आपने देखा कि सपोर्ट पर जो है नजदीक नजदीक बिल्कुल पास पास आपको स्टीरअप्स लगानी पड़ती है, और सेंटर पर जिनकी स्पेसिंग जो है वो मैक्सिमम तक आप लेके जा सकते हैं, जो आपने पढ़ा 0.75 और 300 mm। तो उस हिसाब से अपन जो है स्टीरअप्स लगा देंगे। मतलब अगर एक ही डाया का सरिया यूज किया है तो सपोर्ट पर स्पेसिंग कम रहेगी, सेंटर पर स्पेसिंग ज्यादा रहेगी। क्वेश्चन कई बार बनता है कि इफ सेम डाया और बार आर यूज फॉर द स्टीरअप्स द स्पेसिंग, अब वो कहेंगे सपोर्ट टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट, कि भाई सपोर्ट से सेंटर की तरफ बताओ। तो आप देखिए जैसे जैसे सपोर्ट से सेंटर की तरफ जा रहे हैं स्पेसिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आप कहोगे इंक्रीज। वो कहता है कि भाई आप जो है सेम डाया और बार आपने स्टीरअप्स यूज किए, मुझे स्पेसिंग बताओ सेंटर से सपोर्ट की तरफ। तो जैसे सेंटर से सपोर्ट की तरफ आते हैं तो स्पेसिंग क्या चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो आप देखें सेम डाया और बार की बात कर रहा है तो सपोर्ट से सेंटर स्पेसिंग इंक्रीज होगी, सेंटर से सपोर्ट की तरफ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नंबर सेकंड, अब वो क्या कहता है कि यहां पर तो इसने कहता है सेम, अभी कहता है सेम डाया और बार नहीं, भाई दो तरह से हो सकते हैं सेम डाया। अब वो कह रहा है सेम डाया नहीं, वो कह रहा है डाया भी अलग अलग लगा दिया मैंने। तो आप ये देखोगे कि डाया मान लो कहीं आपने 8 का लगाया, कहीं 10 का लगाया, जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल आपको डायग्राम बना दिया, मुझे ये पता है कि ये कह रहा है स्पेस, यहां पर मैं कहा स्पेस सेम डाया और बार, ये मैं कहूं यहां स्पेसिंग सेम रख रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं स्पेसिंग इस सेकंड वाले केस में मैं इसको यहां डिनोट कर रहा हूं कि जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट आर सेम,
ये कह रहा है स्पेसिंग सेम रखनी है, मतलब अगर आपको 150 पर लगाना है तो 150 पे, मतलब इस पूरे में एक ही स्पेसिंग पर लग गया। जबकि मुझे तो पता है यार यहाँ तो मुझे ज्यादा सरिया चाहिए था। अगर आप स्पेसिंग सेम रखोगे तो आप देखो जहां शियर फोर्स कम है वहां छोटे डाया का सरिया लगाओगे, और जहां शियर फोर्स ज्यादा है वहां बड़े डाया का सरिया लगाओगे। तो मैं जानता हूं कि शियर मेरा ज्यादा आपका कहां पर आता है, आपका सपोर्ट्स पर। तो सपोर्ट्स पर जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई डिजाइनों के लिए है, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया भाई। सपोर्ट पर जब मैंने 10 mm डाया बार लगा दिया, सेंटर पर मैंने 8 mm डाया बार लगा दिया। इस तरह से भी इसमें भी क्वेश्चन बन सकता था कि इफ स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट आर सेम, कि भाई स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट एक ही स्पेसिंग पर लगा है, देन डाया ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट फ्रॉम सेंटर टू सपोर्ट। अब मैं देख रहा हूं सेंटर से सपोर्ट की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे पता है कि यहाँ छोटा डाया यहाँ बड़ा, तो सपोर्ट की तरफ बड़ा, तो मैं कहूँ डाया बार इंक्रीज। मैं कहता सपोर्ट से सेंटर की तरफ आऊंगा, तो मैंने देखा कि सपोर्ट में मान लो 10 लगा रहा था, सेंटर पर क्या 8, तो मैं कहूँ दाया बार क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से आपने लगभग जो है डिजाइन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट को कंप्लीट पढ़ लिया है। इस लेक्चर में एक कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे हम जो है डीप बीम्स, टी बीम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू। वापस बोल रहा हूँ कि अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।